हाय फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने ख़त्म किया था पीएच स्केल के ऊपर। हमने जहाँ पे बताया था कि पीएच स्केल यह एक सूचक होता है या पैमाना होता है एसिडिटी या बेसिसिटी को चेक करने के लिए। जैसे-जैसे उसमें एसिड सॉल्यूशन का कलर चेंज होता जाता है, तो पीएच स्केल पे भी अलग-अलग नंबर पड़े रहते हैं, तो वो उसकी पीएच वैल्यू को बताता जाता है। तो हमने बताया था पीएच जो है ये शब्द जो लिया गया था जर्मन से लिया गया, इसका अर्थ होता है पावर। नाउ अब कुछ हम एग्जांपल देखेंगे पीएच का पीएच वैल्यू चेंज होने से क्या होता है। टूथ डिके लास्ट क्लास में हमने बताया था अगर 5.5 पीएच वैल्यू से अगर कम वैल्यू हो जाए तो हमारे दांत क्या होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जो हमारे टीथ होते हैं, बॉडी का सबसे कठोर या रिजिड चीज बोला जाए कि हमारे शरीर में क्या है, तो वो दांत होता है। बोन नहीं, बोन से भी ज्यादा हार्ड चीज जो है या कठोर चीज है, तो वो दांत होता है। दांत में जनरली जो केमिकल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट को जब क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइजेशन जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये प्रतियोगी परीक्षा आपके नीट एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखा जाएगा। धातु में जो इनेमल है, इनेमल जो है वो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। आपको ये तो पता है कि दांतों में इनेमल पाया जाता है। अब 5.5 से अगर कम पीएच वैल्यू हो जाए दांतों की, तो क्या होता है, तो दांत हमने बताया कि दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। कैसे गिरने लगते हैं, क्योंकि दांतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ये बैक्टीरिया आते हैं कहाँ से, हम जो खाना खाते हैं, हमारे जो फूड प्रोडक्ट रहते हैं, तो जो मुंह में जो बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं वो क्या करते हैं, उस फूड प्रोडक्ट्स को का रिडक्शन करते हैं। फूड प्रोडक्ट को प्रोसेस करेंगे, रिडक्शन करते हैं, प्रोसेस के बाद में एसिड बना देते हैं। तो एसिड हो जाने से अब हमारे मुंह पे जो हो गया, एसिड की मात्रा बढ़ गई। तो एसिड की मात्रा बढ़ने से जो है दांत का डिके होने लगता है। तो अब इसके लिए उपाय क्या है, इसके लिए उपाय है कि अच्छे से आप कुल्ला करें या फिर ब्रश करें। तो फिर ब्रश भी करना तो है, तो आपका पेस्ट कैसा होना चाहिए, नेचर बेस, क्योंकि एसिड हमेशा बेस से ही न्यूट्रल होता है। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं। आपने वो टीवी में ऐड भी देखा होगा ना कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, वो नमक क्या है, सॉल्ट ही है। तो ये बेसिक एग्जांपल है जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, कि एक एसिड जो है बेस की प्रेजेंस में न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। कुछ और एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखते हैं, जैसे मधुमक्खी है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा या किसी का सुना होगा कि मधुमक्खी का डंक लग जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और जलन होती है। तो ये जो पेन है और बर्निंग सेंसेशन है, ये किस वजह से होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है, वो डंक का नेचर जो होता है एसिडिक होता है। तो उसके डंक में ऐसा क्या पाया जाता है, उसके डंक में मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये एसिड जैसे ही हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ की एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ने से वहाँ पे पेन और जलन होना शुरू हो जाता है। ये है बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, एक प्लांट होता है जिसको नेटल कहते हैं। ये नेटल प्लांट जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है। आपने देखा होगा एक पत्ता ऐसा होता है जिसका थोड़ा भी हमारे शरीर से इसकी पत्ती टच भी हो जाए तो हमको पेन होना शुरू हो जाता है। वो भी सेम चीज़ है कि उसके प्लांट में मेथेनोइक एसिड होता है। तो जैसे ही उसकी पत्ती हमारी बॉडी से स्पर्श कर गई या फिर टच हो गई, तो मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में लग जाता है, पेन होने लगता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, नेटल प्लांट के ही पास में एक और प्लांट होता है जिसको डॉग प्लांट कहते हैं। फिर डॉग प्लांट की ही पत्ती को रगड़ के उस जगह पे उसकी स्वेलिंग को हटाया जाता है। आप सोचिए प्रकृति का कितना बड़ा वरदान है, जिसको कहते हैं ना, जहाँ दर्द है वहीं उसकी दवा भी। तो जहाँ पे ये दर्द देने वाला प्लांट है, ठीक उसी के बगल में ये डॉग प्लांट भी होता है, कि अगर इससे कोई दिक्कत हो जाए तो तुरंत आप डॉग प्लांट की पत्ती को रगड़ के लगाएं। तो आप कभी भी आप किसी टूरिस्ट प्लेस में घूमने जाए या पहाड़ियों पर अगर जब चढ़े, जब कभी भी ऐसा हो जाए, जंगल में जाए, तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पत्ती से या पौधे से अगर आपको पेन होना शुरू हुआ है, तो उसके आसपास में वो डॉग प्लांट भी होगा। नाउ हम देखते हैं कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो जो जिनका नेचर एसिडिक होता है, और उसमें क्या क्या एसिड होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नीट और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन जो कर रहे हैं बच्चे, उनको ध्यान रखना चाहिए। सिरका जो होता है, सिरका में जनरली आता है, कौन सा एसिड रहता है, एसिडिक एसिड। ये सबसे मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
सिरका में एसिडिक एसिड होता है। ऑरेंज जिसको संतरे कहते हैं, संतरे में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। टर्मरिन, इमली, इमली में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी, इमली में होता है टार्टरिक एसिड। टमाटर, टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये खाएं, इसका मतलब इनमें क्या है? एसिड है। तो एसिड कर आपकी मतलब दांतों में एसिड की मात्रा बढ़ चुकी है, तो आपको फिर अच्छे से अपने दांतों को वॉश भी करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपके वही दांतों पे प्रभाव करेगा और दांत गिरने की समस्या आ जाएगी। दही है, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नींबू है, लेमन, लेमन में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। चींटी का जो डंक होता है, चींटी हमको काट देती है, वो चींटी उसमें हमको पेन और स्वेलिंग हो जाता है, उसमें क्या होता है? मेथेनोइक एसिड। ये मेथेनोइक एसिड हमने आपको एक बार और भी बताया था। कहाँ पे बताया हमने? ये आपको बताया था, नेटल प्लांट के बारे में बताया था कि नेटल प्लांट में जो दर्द या पेन होते हैं वही मेथेनोइक एसिड। सेम वही चींटी का भी होता है, तो आप इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी आपको बताया, ये नेचुरल चीज़ें, नेचुरल सोर्स है, और उनमें जो एसिड पाया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको ये और डिस्कस करना था, ये हमने जो बताया आपको एग्जांपल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थे कि जहाँ एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे थे। कुछ और चीज़ें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो 6 है, दूसरे सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 8 है। तो अब आप बताइए कि दोनों में से हाइड्रोजन आयन किसमें ज़्यादा हो? अब तो ये आप समझ सकते हैं ना। अरे जिसमें पीएच वैल्यू जिसका कम है, ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन आयन का नंबर उसी में होगा ज़्यादा। लास्ट क्लास में हमने बताया था, पीएच वैल्यू जो होती है हाइड्रोजन आयन का नंबर बताती है, ओएच आयन का नंबर नहीं बताती। तो पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब हाइड्रोजन आयन का नंबर उतना ही ज़्यादा है, और हाइड्रोजन आयन का नंबर जितना ज़्यादा है मतलब वो एसिड जो है उतना ही स्ट्रांग है। ध्यान रखिएगा। तो दूसरा जो पीएच 8 है, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन का नंबर कम है, तो कौन से आयन का ज़्यादा है? ओएच माइनस आयन का ज़्यादा है। ठीक है। फिर बेसिक सॉल्यूशन है अगर कोई, तो ये आपको और आप क्लियर है कि बेसिक सॉल्यूशन है मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन नंबर कम होगा, OH माइनस आयन नंबर ज़्यादा होगा। आपने कभी सुना होगा, या जिनके जो खेती बाड़ी जिनके घर में है वो जानते होंगे कि कई बार किसान खेत में मिट्टी में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना उसको मिलाता है, या फिर आपने देखा होगा चौक का पाउडर। चौक का पाउडर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसी को हमने आपको बताया था कि संगमरमर का भी फॉर्मा का कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, चौक में भी वही होता है। तो उसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। तो वो छिड़काव करता है, क्यों क्यों करता है? उसका रीजन क्या है? तो जो हमारा एसिड है उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट में ये जो इनका खेतों में ये छिड़काव किया जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, हमने लास्ट क्लास में के पहले आपको बताया था कि जब भी कोई धात्विक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, तो जब भी मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट बनने से उस जमीन की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी? कम। तो वो जमीन फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, इसीलिए खेत में किसान जो है उस एसिडिटी को कम करने के लिए इस मेटल ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है। और एक चीज आपको और बताना था बच्चों, ये बहुत दिखने के लिए तीन चीजें हैं पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना हमने आपको बता दिया, इसमें से समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन सीधे उठ के आते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसको हमने लिखा है SA और SD, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका जो सॉल्ट होगा, जब भी इसका सॉल्ट बनेगा, यानी सॉल्ट कैसे बनेगा? जब ये एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, तो एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग। जैसे स्ट्रांग एसिड का एग्जांपल होता है HCl, और स्ट्रांग बेस का एग्जांपल होता है NaOH। तो NaOH और HCl के रिएक्शन से क्या बनता है? हमेशा NaCl, नमक। तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का जो भी सॉल्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 होगी। ये तो आप भी अपने घर में फील किए। नमक जो होता है उसका कोई स्वाद मतलब आपको ना एसिडिक लगता है ना ही बेसिक लगता है, वो टोटली न्यूट्रल होता है, तो यानी पीएच वैल्यू कितना है? 7, 7। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जब उसका सॉल्ट बनेगा तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 से कम होगी। तो कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अरे बहुत सिंपल है, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने अभी अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम ही ना होगी। यही तो यहाँ पर बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। इसको मत देखो ना, वीक को मत देखो, क्या चीज स्ट्रॉन्ग है बस उसको देखो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है,
और वीक बेस है, तो इसका जब भी सॉल्ट बनेगा, चूंकि एसिड स्ट्रांग है, तो इसलिए पीएच जो है 7 से कम आएगा। क्यों पीएच जो है हम एसिड से के बेस पे देख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन के नंबर को बताता है, और हाइड्रोजन आयन जो होता है ये डायरेक्टली कोरिलेट करता है किससे, एसिड से। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप एसिड पे फोकस करो, इधर पे फोकस ज्यादा मत करो। जहां भी एसिड लिखा है उसका नेचर देखो कि वो कैसा है। अब एक और, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो आपको एसिड को पकड़ना है कि यार एसिड का नेचर क्या है, वीक है, तो एसिड का नेचर वीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का नंबर उसमें कम है, और हाइड्रोजन आयन का नंबर कम है, इसका मतलब पीएच स्केल पे उसकी वैल्यू 7 से ज्यादा है। हाइड्रोजन आयन जहाँ पे कम होगा मतलब OH माइनस आयन ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू जो है 4 की है, बेसिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो। बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। जैसे एक हम सॉल्ट लेते हैं, हमने अभी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया देखी, अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी लास्ट भी बताई। तो जो NaCl है, नमक है हमारा, ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान ही पैदा होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे, इसमें एक एसिड और बेस के हमने आपस में रिएक्शन कराया था साल्ट पर। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब भी एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेगा, आंख बंद करके आपको बनाना है सॉल्ट और वाटर, ये दो चीज हमेशा आपको बनाना है। एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट वाटर बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड की जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, या कैल्शियम ऑक्साइड मतलब हो गया कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की जब एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। लास्ट क्लास में हमने आपको क्लियर किया है। नाउ अब इसको हम देखते हैं। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaCl जो बना ये क्या हुआ, SaSB। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका पीएच वैल्यू कितना है, 7, ये भी हमने आपको बता दिया। समुद्र का जो पानी होता है, कई लोगों के सवाल ये भी आता है कि यार समुद्र में भी तो इतना खारा होता है, तो नमक तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उस पानी को पी क्यों नहीं पाते, तो जिसमें NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो समुद्र के पानी को से नमक निकालने के लिए उसको प्रोसेस किया जाता है, मशीनें लगाई जाती है, मशीन, तब जाके जो हमको ये वाइट नमक प्राप्त होता है, ये समुद्र के जल से ही हमको प्राप्त होता है। तो उसको प्रोसेस करके उसका एक्स्ट्रा जो NaCl है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसको सिंपल NaCl या साधारण नमक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक नमक होता है इसको खनिज नमक भी कहते हैं। खनिज नमक जो होता है ये हमें पहाड़ों से प्राप्त होता है। नमक पोटाश एलम, तो जो पोटाश एलम होता है ये रॉक सॉल्ट भी इसके कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि रॉक सॉल्ट क्या है, तो पोटाश एलम को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो इसकी बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उन चट्टानों से इसको निकाला जाता है। तो ये भी कैसा रहता है कि जब NaCl की मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जाती है, इसके क्रिस्टल बहुत सारे आपस में जुड़ते जाते हैं, तो जुड़ जुड़ के एक बड़ी सी चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो हमने देखा कि नॉर्मल जो समुद्र से जल नमक हमको प्राप्त हो रहा है उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो उसे NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। जो हमारा पोटास एलम है, जो रॉक सॉल्ट है, इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए KCl कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है KCl, ये ध्यान रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। एक नॉर्मल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिए। इस अकेले फार्मूले से ही बहुत सारे हम अभी फार्मूले बनाने जा रहे हैं। ये जो NaCl का हमने अभी डिस्कस किया, इस NaCl और वाटर की, अब क्या कर रहे हैं, इस NaCl और वाटर को आपस में रिएक्शन कराएं, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या निकला, क्लोराइड गैस निकली और हाइड्रोजन गैस निकली। ये भी हमने आपको बताया हुआ है कि सॉल्ट में जब भी वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे या तो बेस बनेगा या एसिड बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई सॉल्ट है, क्योंकि सोडियम था इसलिए OH आयन यहाँ से सोडियम के साथ कंबाइन हो गया तो बेस बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोराइड गैस निकली और हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट की जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगी हमेशा हाइड्रोजन गैस पैदा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट का, नीट के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखना है ये क्या क्या है। सोडियम NaOH बना, सोडियम NaOH क्या होता है, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। फिर इसी NaCl से क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, अभी मैं बताऊंगा कैसे बनता है। फिर इसी NaCl से यूज करके क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2। फिर इसी NaCl का ही यूज करके क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर
जो हमारे पानी को साफ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, या आपने स्विमिंग पूल में भी देखा होगा कि इसको साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ये ब्लीचिंग पाउडर, ये कैसे बनता है? CaOCl2। तो ये हमने बताया कैसे बनता है। ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसपे क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने कई बार आपको बताया भी है, इसको बुझा हुआ चूना या लाइम भी कहते हैं। तो इस पे जब क्लोरीन गैस का फ्लो करते हैं तो CaCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसीलिए हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स ये हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास घूमती है। आपको सिर्फ फील करना है जिन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में क्या है। तो अब अगली बार से कभी भी आप ब्लीचिंग पाउडर हाथ में लेंगे तो आपको दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए CaCl2। और ये बना कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के रिएक्शन करके। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी पढ़ा रहे हैं, ये 3-4 चीज़ों से घूम के हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही। तो पानी को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए लॉन्ड्री में कपड़ों की ब्लीचिंग में भी इसी का यूज़ होता है। फिर सूती या लिनन के कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को भी आपने देखा होगा, सूती या लिनन के कपड़ों को जब हम लॉन्ड्री में देते हैं अच्छे कड़क होके आते हैं। तो कड़क जो बनते हैं वो ये ब्लीचिंग पाउडर की वजह से बनते हैं। फिर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हमने यहाँ पे बताया था आपको, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और कैसे बना है ये भी हमने आपको बताया था, NaCl की इसका रिएक्शन देने में देखेंगे। तो जब NaCl यानी हमारा नमक हो गया, इसके ऊपर H2O और CO2 की रिएक्शन कराई जाती है। तो जब H2O CO2 और साथ में अमोनिया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको रिएक्शन देके एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में हमेशा ये पूछता है कि सोडियम क्लोराइड पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह किया गया, साथ में अमोनिया गैस को उसके ऊपर डाला गया, तो क्या बनेगा? तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन के दौरान बेकिंग सोडा बनेगा। सोडियम क्लोराइड पे H2 और CO2 के रिएक्शन के दौरान बेकिंग सोडा बनता है। ये हमने आपको बता दिया। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर लाइम लाइम पर क्लोरीन गैस को या फिर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को फ्लो किया जाए तो क्या बनेगा? तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपको ये बता दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखना है कि ये बेकिंग सोडा बन गया। अब अगर इसी बेकिंग सोडा को हीट देते हैं, बेकिंग सोडा हमने आपको भी बताया है कि बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज़ होता है? खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसका रिएक्शन अभी बताया। खाने का सोडा, ये खाने को जल्दी पकाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपने बेकिंग सोडा कई बार आपको बताया है, देखो इनो है, इनो हमारा क्या है? बेकिंग सोडा ही है। तो आपने देखा होगा घर में मम्मी लोग बोल देते हैं जब कभी इडली बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं कि जाके बेकिंग सोडा इनो का पाउच ले आना। तो डालने से क्या होता है? वो जो इडली अच्छे से फूल जाती है। तो वो बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का यूज़ एंटा एसिड में भी किया जाता है। एंटा एसिड का मतलब यानी एसिड के अगेंस्ट। इससे ही क्लियर हो रहा है कि इसका नेचर कैसा है? बेसिक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बेकिंग सोडा का नेचर कैसा है? तो बेसिक नेचर होता है, तभी तो पेट की एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, और दूसरा होता है फायर ब्रिगेड वाले, सोडा एसिड जो होता है, सोडा एसिड में भी इसका यूज़ किया करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या कर रहे हैं, इस बेकिंग जो सोडा है हमारा, इस बेकिंग सोडा को हमने क्या किया? हीट किया। कैसे हीट किया? खाना बनाने में यूज करते हैं बेकिंग पाउडर। अब आप सोचिए जब हम खाना बनाने में खाने में डालते हैं तो उस दौरान क्या रिएक्शन हो रही है? अब आप देखिए, ये बेकिंग पाउडर जो हमने मिलाया खाने में, तो हम खाना पका रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे से क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट बना, जल बना, और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वीक बेस होता है। क्योंकि वीक बेस होता है इसलिए इसका स्वाद आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, कोई कड़वाहट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है। और जो CO2 निकल रहा है, अब इस CO2 का यूज़ हम क्या कर सकते हैं? इस CO2 का यूज़ हम केक या पाव रोटी में कर सकते हैं। तो केक और पाव रोटी जो हमारे होते हैं, उसको जितना मुलायम और स्पंजी बनाया जाता है ना, तो CO2 का ही फ्लो कर रहा है। अब आप खाने के पहले 10 बार सोचेंगे कि यार आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हम, धोने का सोडा, Na2CO3 10H2। ये सब जो है ये सोडियम कार्बोनेट। अभी आपने देखा बेकिंग सोडा में क्या बन रहा था?
बेकिंग सोडा को जब हीट दे रहे थे सोडियम कार्बोनेट बन रहा था। अब इसी सोडियम कार्बोनेट को यूज करें, इसमें वाटर निकला था और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिए। कहाँ पे यूज हो, किस इंडस्ट्री में, ये बता दिया। अब इसी सोडियम कार्बोनेट को यूज करें तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम ह्यूमिड कर देते हैं, ठीक है, यानी कहला गया वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, धोने का सोडा। इसको ही क्या कहते हैं, डिटर्जेंट। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये आपको याद रखना है। कभी भी हाथ में आप डिटर्जेंट ले या कुछ भी धो रहे हैं, घरों में मम्मी यूज कर रही है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये है खाने का सोडा। जब भी आप यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्या ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। बनाने का सोडा आप धोने का सोडा आप जब भी यूज करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आ हाँ सोडियम कार्बोनेट। जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे सब दिन आपके ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसको ह्यूमिड जब किया जाता है, यानी 10H2O जो है उसके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं, उसको कहते हैं धोने का सोडा। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इससे आपको ऑटोमेटिक ये क्लियर रहेगा। धोने का सोडा जो है या डिटर्जेंट जो कहते हैं, वो भी आपको वॉशिंग सोडा जो बोलते हैं, वो आपको क्लियर रहेगा कि बेकिंग सोडा को हीट जब करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। इसी सोडियम कार्बोनेट को जब ह्यूमिड किया जाता है, वो H2O के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो हमारा क्या बनता है, वॉशिंग पाउडर। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज एज ए डिटर्जेंट की तरह यूज किया जाता है। ग्लास इंडस्ट्री, कागज की जो फैक्ट्री होती है वहां पे यूज करते हैं। जो आप कैरम पाउडर में बोरेक्स यूज करते हैं ना, वो बोरेक्स भी यही रहता है, इसी से ही थ्रू बोरेक्स बनता है। और घर की साफ सफाई में भी यूज करते हैं, जैसा भी आपको बताया। इसके अलावा आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे जो पानी का, वाटर का जो वो होती है, रिजिडिटी होती है, कठोरता, दो टाइप की होती है, एक स्थायी होती है, परमानेंट होती है, और एक टेम्पररी होता है। तो स्थायी कठोरता जो होती है उसकी वजह से कपड़े साफ नहीं होते, उसको भी दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ये आप याद रखेंगे, आगे क्लास में आपको फिर से रिकॉल किया जाएगा।